कर दो अच्छा स्टार्ट। थोड़ा बोलना दो। ठीक ठीक। Dear students, dear learners, users, today we learn about tenses from Indian school online classes. Stay at home, stay safe due to coronavirus 19. Be safe. Name of the topic for today: tenses. Tense is a grammatical form of verbs. You know very well about that. But we have little knowledge about tenses. If you want to learn about English language, we must study tenses seriously. So, we shall learn about tenses firstly. Tense is a grammatical form of a verb. देखिए टेंस है वो क्रिया का व्याकरणात्मक रूप होता है. Shortly, another definition about tense is: tense is a form of verb which indicate the time or a state of an action or an event. आप अच्छी तरह जानते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप टेंस होता है, विच इंडिकेट द टाइम, जो समय को संदर्भित करता है, और ए स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है, किसी भी घटना चक्र को एक्सप्रेस करने का काम करता है. तो इट इज ट्रू डेफिनेशन of tense. Do you know about tense's origin? टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? टेंसेस लैटिन वर्ड क्रिएट फ्रॉम टेंडस. टेंडस स्ट्रेच, फैला हुआ. लैटिन वर्ड से टेंस की ओरिजिन उत्पत्ति हुई है. और टेंस की अगर डेफिनेशन में जाएं तो टेंस है ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ब माना जाता है. अगर पूर्ण रूपेण हम देखते हैं तो टेंस क्रिया का रूप माना जाता है, और क्रिया के अकॉर्डेंस है टेंसों का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसके अकॉर्डेंस हम टेंस सीख सकते हैं. आगे हम स्टडी करें तो हमारे सामने क्वेश्चन क्रिएट होता है, और वो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है
कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज में क्या इंक्लूड होते हैं। एक नॉर्मली बात है, 5th 6th 7th क्लास के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज में कितने वर्गीकरण में टेंस शामिल होते हैं। तो हम मुख्य रूप से बच्चों आगे बढ़े टेंस में, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक क्वेश्चन शुरू हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज। जिसमें क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, बंटवारा, डिवाइडेशन। अभी आप इसमें इसके बारे में थोड़ा लिख लो। Now we learn about classification of tenses। अब हम टेंस के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। There are mainly 4 kinds of tenses. Their forms: simple means indefinite, continuous means progressive, perfect or perfect continuous। अब टाइप एंड टेंसेज के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेज, तो मुख्य रूप से बच्चों लर्नर यूजर टेंस के रूप में हम अगर देखते हैं टेंस के टाइप, तो प्रेजेंट टेंस, वर्ब रेफर टू प्रेजेंट टेंस,
जिसमें क्रिया है वर्तमान काल का बोध करवाती है। वर्तमान काल में जो कार्य चल रहे होते हैं, घटित होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पास्ट, तो वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम। भूतकाल में जितनी भी घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है। तो वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम। एंड अनदर लास्ट फ्यूचर मीन्स verb refer to future time। भविष्य में जो भी कार्य घटित होंगे उन्हें इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ये उनके क्लासिफिकेशन है। 4 रूपों में इन्हें बताया गया है। सिंपल को हम इंडेफिनेटली बोलते हैं, कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 रूप होते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, इन 4 को इंक्लूड करके प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग अगर हम जोड़ें तो हमारे सामने 12 पार्ट्स आ जाते हैं। प्रेजेंट के देखें तो प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हम पास्ट के रूप देखेंगे तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे आप फ्यूचर के देखो, फ्यूचर के क्लासिफिकेशन को देखोगे तो फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम टोटल अगर टेंसों का मेंशन करें तो हमारे सामने 12 जो पार्ट सामने आए हैं उन्हें लर्न करना है। इसके लिए आपको इनके जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें पूर्ण रूप में तैयार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैनिक जीवन में यूज करना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो इंग्लिश में आप सोचें और इंग्लिश में उसे अपने अकॉर्डेंस है उचित टेंस को यूज करते हुए उनका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको टेंस का नॉलेज पूर्ण रूप में हो सकता है। और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए टेंस का नॉलेज होना काफी महत्वपूर्ण है। आप एक बार लिख लें इनको। इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेंस। टेंस अगर किसी ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है या कर लेगा तो निश्चित रूप से उसे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आगे प्रोग्रेस होता है, क्योंकि पूरा जो ग्राउंड है वो इंग्लिश बेस्ड हो चुका है और इंग्लिश का नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन टेंसों के बारे में आपको जानने से पहले टेंस में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है वो काम करने वाली चीज है वर्ब्स। वर्ब्स का नॉलेज आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। टेंस के बारे में पढ़ने से पहले आपको सीरियसली वर्ब्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, वर्ब्स आपको याद करनी चाहिए। तो बच्चों, वर्ब्स वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं क्रियाएं।
डेफिनेशन में देखें तो वर्ब की जो डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आती है वो ये आती है कि ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes a state, process और an action। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रिया वह शब्द है which denote जो संदर्भित करता है, बतलाता है, स्टेट दशा बताता है, प्रोसेस प्रक्रिया बताता है, एन एक्शन और कार्य बतलाता है। तो क्रिया की अगर डेफिनेशन शॉर्टली हम देखते हैं तो हमारे सामने यही आती है कि क्रिया वह शब्द होती है जो हमारे सामने दशा, प्रक्रिया और कार्य को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है। दैट इज फॉर एग्जांपल राधा इज एंग्री। इज वर्ब। Rajesh goes to school. Here goes verb। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ब के भी रूपांतरण है, वर्गीकरण है, इसका भी डिवाइडेशन है। तो वर्ब में हम आगे बढ़े तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब का अगर क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, तो हमारे सामने है एक बड़ा टॉपिक शुरू होता है और उस टॉपिक में हम आगे पूरा विवरण जानेंगे। जानने के लिए हमें फिलहाल जो मेन क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब्स है उसे आप देखें। जैसे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड अनदर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। एक बार लिख लें। First of all, we should learn about helping verb. Helping verb, auxiliary. Auxiliary verb. It is another name of helping verb. सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में 24 होती हैं, जिसमें इंक्लूड मॉडल ऑक्सिलरी भी है और हेल्पिंग वर्ब टेंस की जो भी वर्ब्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। दैट इज फॉर एग्जांपल डू, डज, इज, एम, आर
हैज, हैव, डिड, वाज, वर, कैन, कुड, मस्ट, शुड, जो भी है ये सब हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होती हैं। और दूसरी मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब के रूप में हमारे सामने 3 रूपों में इसका विवरण हम देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, डेफिनेशन में चले हम। तो डेफिनेशन में हम चलते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जो डेफिनेशन निकल कर हमारे सामने आती है वो ये है कि some sentence has helping verb. Some sentence या सेंटेंस के रूप में हम इसको अगर प्लूरल करके देखते हैं तो हैव हेल्पिंग वर्ब, which helps main verb to form tenses. Some sentence have helping verb which help, जो कि मदद करती है। कुछ वाक्यों में सारी क्रियाएं होती हैं जो कि मेन वर्ब की मदद करती हैं। हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, टेंस को बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए उनका उपयोग होता है, प्रयोग होता है, यूज होता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं आगे। निधि इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। Which helping verb is used here in this sentence? So this is helping verb, reading is main verb, a story object और निधि means subject। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि some sentence have helping verb which helps main verb, main verb की मदद की इसने यहाँ पर is ने। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ईजेएमआर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। ऐसे आई हैव लर्नड ऑल माय लेसन्स, मैंने अपने सारे पाठ याद कर लिए। मीन्स हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हैव इज हेल्पिंग वर्ब इज हियर, हैव इज हेल्पिंग वर्ब हियर। लर्न थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब, ऑल माय लेसन्स ऑब्जेक्ट, आई प्रोनाउन। एक बार लिख लें। मैन वर्ब डेफिनेशन
डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं तो एवरी सेंटेंस हैज मेन वर्ब, एवरी सेंटेंस हैज ए मेन वर्ब, every sentence has a main verb. A main verb is a verb, या is that verb which has a meaning of its own. तो डियर यूजर लर्नर, मैन वर्ब वह मुख्य क्रिया वह होती है, प्रत्येक सेंटेंस में होती है, हर सेंटेंस हर वाक्य में मैन वर्ब होती है जिसका स्वयं का अपना अर्थ होता है। ए मैन वर्ब इज दैट वर्ब विच हैज ए मीनिंग ऑफ इट्स ऑन, उसका स्वयं का अपना अर्थ होता है, उसका स्वयं का अपना मीन होता है, मैन वर्ब कहलाती है। True definition about main verb, that is for example, I wrote a story yesterday. तो wrote सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट सिंपल टेंस है। मैंने कल एक कहानी लिखी थी। आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे, कल। तो बच्चों हर सेंटेंस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के रूप में अभी हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अभी हमने पढ़ी है। इसके बाद में यूज ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट एंड देन एडवर्ब। मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए ये 5 बातें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो यूज होने चाहिए। एज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। इसमें 5 चीजें यूज होती हैं, एक फुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। जैसे इस वाक्य को हम देखते हैं तो इस वाक्य में रोट मैन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हमारे सामने ये वर्ब आई है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया और मैन वर्ब यहाँ पर रोट हो गई। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो बर्ड से फ्लाई इन द स्काई, हियर फ्लाई, फ्लाई इज मैन वर्ब हियर। फ्लाई मैन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुई है यहाँ पर, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही कहा जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखते हैं तो मैन वर्ब के बारे में आपको मेंशन करके बताया गया कि मैन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसके बाद में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो मैन वर्ब का क्लासिफिकेशन भी आगे और है, जिसमें मैन वर्ब को हम खोलकर देखते हैं, क्लासिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं तो 2 वर्ब हमारे सामने आती हैं, वो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। एक बार लिख लें आप।
मैन वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। मुख्य क्रिया के दो प्रकार होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट में देखते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे सामने निकल कर आती है, जिसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे सामने दूसरी आती है जो इसका अपोजिट है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। What is difference between two? Transitive verb and intransitive verb, दोनों में अंतर क्या है? तो प्रिय स्टूडेंट, यूजर लर्नर, ये जानने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्ट उसमें होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल, Ram killed a snake. It is transitive verb. Ram killed a snake. Ram, subject here. Killed, main verb, second form. A snake, object here. It is transitive verb. Intransitive verb, that is for example, we eat. We eat, only we eat. There is no object here in this sentence, so it is intransitive verb. We, subject, means pronoun. Eat, main verb. तो अभी हम मैन वर्ब्स के टाइप करके देखते हैं। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक क्रिया हमारे सामने निकल कर आई। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म निहित होता है। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, वह क्रिया होती है जिसमें कर्म इंक्लूड नहीं होता है। तो एक बार आप लिख लें इसको। अभी हम क्लासिफिकेशन में चले तो हेल्पिंग वर्ब का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें हमारे सामने निकल करके देखने के रूप में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमने उसको देखा, और इसमें देखते हैं तो मेन वर्ब के रूप में पहले टू टाइप्स होंगे, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के भी क्लासिफिकेशन होंगे। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को हम आगे पढ़ते हैं, विस्तृत ब्रॉड नॉलेज लेना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम देखें, सकर्मक क्रिया को हम देखें तो इसमें होगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डी ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, डी ट्रांजिटिव वर्ब में डबल ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं।
The school opens in the morning. What kind of main verb used here in this sentence? Transitive, intransitive? It is intransitive verb used here. There is no object here. The school subject here, opens, base form, present form here, in the morning, adverb. Dear user, we shall learn more about tenses tomorrow.